Good morning, everyone. Myself Rahul Prajapat. I am nursing tutor in Index Nursing College. So today we will discuss about the alopecia. So firstly we will discuss about the introductions. So introductions in alopecia aretas. Alopecia is the medical term for bald. Areta means patchy. This patchy baldness can develop anywhere on the body, including the scalp, beard area, eyebrow, eyelashes, armpits, inside your nose or ear. Alopecia totally the person loses all hair on the scalp, so the scalp is completely bald. सो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि एलोपेशिया जो है एक मेडिकल टर्म है जिसमें पेशेंट्स को या पर्सन को बाल्डनेस होता है। देन उसके बाद एरिट जो टर्म यूज़ की है उसका मतलब होता है पेची स्किन्स। बाल्डनेस होने के साथ जो स्किन का जो एरिया है वो पेची हो जाता है। सो दिस पेची बाल्डनेस कैन डेवलप एनीवेयर। जो बाल्डनेस है वो आपकी बॉडी में कहीं भी हो सकता है, इंक्लूडिंग द स्केल्प। जो अपना स्केल्प है उस एरिया में हो सकता है। आपका जो बियर्ड एरिया है फेस पे, बियर्ड एरिया पे हो सकता है। आपके आईब्रोज जो हेयर है वो भी बाल्ड हो सकते हैं, वो भी एलोपेटिक हो सकते हैं। देन उसके बाद आई लेशेस का भी जो हेयर वाला जो एरिया है वो आपका लॉस हो सकता है, वो भी एलोपेशिया में आता है। देन आर्मपिट्स इनसाइड योर नोज़ के साइड भी जो हेयर है वो, एंड ईयर्स एलोपेशिया टोटली इज द पर्सन लॉसेस द hair on the scalp, so the scalp is completely bald. सो इंट्रोडक्शन कंप्लीटेड है कि हमने जो बाल्डनेस है हम उसको एलोपेशिया कहेंगे। वो ऑल ओवर बॉडी में आपके कहीं भी हेयर वाला एरिया में हो सकती है, जिन चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया। सो नेक्स्ट वन हम देखेंगे। सो ये आप पिक्चर्स देख सकते हैं कि बाल्डनेस किस तरह से हो सकता है। आप देख सकते हैं इसमें पेची स्किन से है। यानी उसके बाद जो कॉइन्स टाइप जो बाल्डनेस है, जो एलोपेटिक जो प्लेस है, आप वो भी देख सकते हैं स्कैल्प पे। इस तरह का जो एलोपेसिक जो एरिया है वो आपके आईब्रो साइड, आई लेशेस जो हेयर है उस पर, या आपके जो हेयर वाला एरिया है उसमें कहीं भी हो सकता है। सो उसके बाद हम देखेंगे डेफिनेशंस। सो हमने इंट्रोडक्शन देखा, हमने पिक्चर देखा एलोपेशिया का। देन उसके बाद हम देखेंगे एलोपेशिया डेफिनेशन। सो इन द डेफिनेशंस, एलोपेशिया एरेटा इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर दैट कॉज योर हेयर टू कम आउट ऑफ्टन इन clumps. The size and shape of a quarter. The amount of hair loss is different in anywhere. Some people lose it only in a few spots, other lose a lot. Sometimes hair grow back but falls out again later. In others hair grow back for good. तो एलोपेशिया डेफिनेशन में हमने देखा कि एलोपेशिया जो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। एक ऑटो इम्यून का डिसऑर्डर होने के साथ साथ उसमें जो एलोपेशिया का जो साइज़ है, जो एलोपेशिया का जो जगह है वो एक डिफरेंट भी हो सकती है। सम पीपल्स लॉज इट इन ए फ्यू स्पॉट, और कुछ लोगों में ये फ्यू स्पॉट या कुछ जगह पे हो सकती है या फिर ज़्यादा भी हो सकती है। अदर लॉज ए लॉट, और जो है कुछ लोगों में उसका कुछ जो साइज़ है, जो शेप है वो कुछ डिपेंड्स नहीं करता है, वो इन्फेक्शन या फिर एलोपेशिया के हिसाब से कितना भी हो सकता है। समटाइम्स हेयर ग्रो बैक बट फॉल्स आउट अगेन लेटर। ठीक है, तो समटाइम्स ऐसा होता है जो चिल्ड्रंस में, या फिर हम बात करें इन्फेंट्स की, तो उनमें हेयर ग्रो के साथ साथ जो हेयर ग्रो वो रुक जाती है। उसमें थोड़े दिन के बाद या फिर आफ्टर सम टाइम्स या आफ्टर फ्यू मंथ्स के बाद जो बच्चों में या फिर फ्यू ईयर के बाद बच्चों में हेयर आना स्टार्ट होते हैं, उसके बाद देन वो भी फॉल होने लग जाते हैं। इन अदर हेयर ग्रो बैक फॉर गुड। तो हमने डेफिनेशंस कंप्लीट किया। देन उसके बाद है, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ एलोपेशिया. So there are 4 types of alopecia. First one is alopecia areata totalis, then second one is alopecia areata universalis, then diffuse alopecia areata, and last one is ophiacis alopecia areata. So first one we will discuss alopecia areata totalis means you have lost all the hair on your head.
इसमें होता है कि आपका जो हेड जो आपका है, उस पर सर्कमस्टेंस पे जितने भी आपके हेयर हैं उसमें जो पेशेंट्स है या फिर जो पीपल्स हैं वो उनके हेड्स पे से उनका जो बाल्डनेस है वो पूरा हो जाता है। उसके बाद टोटली आप हेयर को आप लॉस कर देते हैं। उसमें हम देखेंगे उस कैटेगरी को कहते हैं हम एलोपेशिया एरेटा टोटलिस। देन उसके बाद है एलोपेशिया अरेटा यूनिवर्सल। तो एलोपेशिया का यूनिवर्सल जो पार्ट है उसमें हम देखेंगे इज़ द लॉस ऑफ हेयर ओवर योर एंटायर बॉडी। इसमें जो बॉडी में जो ऑल ओवर जो पार्ट हैं उन पे जो हेयर्स हैं वो भी लॉस हो जाते हैं। तो इस टाइप्स को हम बोलेंगे एलोपेशिया अरेटा यूनिवर्सल, जिसमें यूनिवर्सल पूरी बॉडी में जो आपके हेयर है उसको टोटली लॉस हो जाता है। देन उसके बाद थर्ड वन है डिफ्यूज एलोपेशिया अरेटा। सो डिफ्यूज एलोपेशिया अरेटा में देखेंगे इज़ ए सडन थिकनिंग ऑफ योर हेयर रेदर देन लॉस्ट पेची। देखेंगे कि एक कंडीशन के बाद या फिर एक स्टेज के बाद या हम एज फैक्टर बोलते हैं या फिर किसी इन्फेक्शन के कारण जो सडन आपका जो हेयर लॉस होता है बॉडी का, उसको इस कैटेगरी में रखा गया है। तो उसको थर्ड वन कहते हैं कि डिफ्यूज एलोपेशिया अरेटा इज़ ए सडन थिकनिंग ऑफ योर हेयर रादर देन लॉस्ट पैचेस। ठीक है। देन उसके बाद है लास्ट वन ओफियासिस एलोपेशिया अरेटा। इसमें हम देखेंगे कॉजेस हेयर लॉस इन ए बैंड शेप अराउंड द साइड एंड बैक योर हैंड। ठीक है। तो कॉजेस ऑफ हेयर लॉस इन ए बैंड शेप में उसका जो है वो आपका हेयर लॉस होता है। देन अराउंड द साइड एंड बैक ऑफ योर हैंड। ठीक है। जो अराउंड साइड का आपका जो बैक है उसमें भी आपका हेयर लॉस होता है। तो हमने 4 टाइप देखे, एलोपेशिया अरेटा टोटलिस, देन एलोपेशिया अरेटा यूनिवर्सल जिसमें हमने देखा कि ऑल ओवर बॉडी में जो आपका जो हेयर है वो लॉस होता है। देन उसके बाद डिफ्यूज एलोपेशिया अरेटा देखा, उसमें हमने सडन हेयर फॉल के बारे में देखा। देन उसके बाद ओफियासिस एलोपेशिया अरेटा। तो देन वी विल डिस्कस अबाउट द causes. So we have completed the types of alopecia, then we will discuss about the causes of alopecia. So generally हम देखेंगे कि कुछ causes हैं। So the conditions occur when white blood cell attack the cell in hair follicle, so causing them to shrink and dramatically slow down hair products. It is the non-precisely what causes the body's immune systems to target hair follicles and in this way. So हमने देखा कि इसमें So while scientists are unsure why these changes occur, it seems that genetics are involved as alopecia areata is more likely to occur in a person who has a close family member this with the disease. 1 if 5 people with the disease has a family member who has also developed alopecia areata. And then उसके बाद है other research has found that many peoples with a people history of alopecia areata also have a personal or family history. Other autoimmune disorders such as atrophy is a disorder characterized by a tendency to be a hyperallergic या thyroiditis and vitiligo. Despite what many people think, there is a very little scientific evidence to support the view the alopecia areata is caused by stress. Extreme cause of stress could potentially trigger and the conditions, but most recent research point toward a genetic cause. So देखा कि the conditions occurs when the white blood cell attack the cells in hair follicles. तो जो हमारी वाइट ब्लड सेल्स हैं, जो हमारी ब्लड में वाइट सेल्स पाई जाती है, वाइट ब्लड सेल्स,
वो क्या है, हमारा जो हेयर है, जो हेयर का जो एरिया है उन पे क्या है फॉलिकल्स होते हैं, उन फॉलिकल्स पे वो अटैक करती है, उसके कारण भी एलोपेशिया जो है उसका कॉज हो सकता है। उस अटैक को हम भी कॉजेज़ में ले सकते हैं। कॉजिंग देम द श्रिंक एंड डर्मेटिकली स्लो डाउन हेयर प्रोडक्शन। तो हमारे जो फॉलिकल्स पे जो अटैक होता है वाइट सेल का या वाइट ब्लड सेल का, तो उसमें जो हमारे ग्रोथ है, जिस हेयर की जो ग्रोथ है उसको क्या है डर्मेटिकली जो स्लो डाउन कर देती है हमारी वाइट ब्लड सेल। इट इज़ द अननोन प्रीसियसली व्हाट कॉजेज द बॉडीज इम्यून सिस्टम टू टारगेट हेयर फॉलिकल्स इन द वे। उसके बाद है जो हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम है उस पर भी डिपेंड करता है, हमारा जो एलोपेशिया है या फिर हेयर का जो ग्रोथ है वो भी उसको कॉज करता है। तो हमने देखा कि वाइट ब्लड सेल और हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो टारगेट करता है हेयर के फॉलिकल्स पर, ठीक है। वाइल साइंटिस्ट आर अनश्योर वाई दिस चेंजेस अकर, it seems the genetic are involved as a alopecia areata is more likely to occur in a person, ठीक है। तो जेनेटिकली साइंटिस्ट भी ये चीज़ को अप्रूव करते हैं कि जो एलोपेशिया है वो एक जेनेटिक भी सिंड्रोम हो सकता है, जेनेटिकली भी स्प्रेड हो सकता है, जो मदर से या फादर से या फैमिली मेम्बर से भी चिल्ड्रंस या फिर न्यू जो जनरेशन है उसमें स्प्रेड हो सकता है। तो ये एक जेनेटिक कैरेक्टर है जो कि एलोपेशिया का कॉजेस है। हु हैज़ ए क्लोज फैमिली मेम्बर विद द डिसीज़, और जो क्लोज फैमिली मेम्बर है जो हमारे या फिर किसी पेशेंट का जो जॉइंट फैमिली है या किसी पर्सन को अपने फैमिली मेम्बर में जिससे ब्लड रिलेशंस है उससे भी वो एलोपेशिया डिसीज़ स्प्रेड हो सकती है। 1 in 5 people with the disease has a family member who has the also developed alopecia areata। तो हमने देखा कि इसका जो रेशो है उसमें जो 5 में से जो एक पर्सन है जो है कि उसका अगर हमने फैमिली हिस्ट्री या फिर देखा तो उसमें किसी न किसी पेशेंट को हमने देखा कि 5 में से एक मरीज को फैमिली में किसी न किसी की हिस्ट्री एलोपेशिया की है, तो ये एक जेनेटिक कॉजेज़ भी कॉज कर सकता है एलोपेशिया का। तो हमने देखा कि वाइट ब्लड सेल, उसके बाद हमारा इम्यून सिस्टम, देन उसके बाद हमने देखा कि जेनेटिक कैरेक्टर जो फैमिली मेम्बर्स या फादर या मदर से भी अफेक्ट कर सकते हैं एलोपेशिया को। देन उसके बाद अदर रिसर्च हैज़ फाउंड दैट मैनी पीपल्स विद ए फैमिली हिस्ट्री ऑफ एलोपेशिया अरेटा आल्सो हैव ए पर्सनल और फैमिली हिस्ट्री ऑफ अदर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर सच एस एटोपी। इसके साथ साथ जो हम अगर बात करें एलोपेशिया से हटके कि जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, वो भी एलोपेशिया को अफेक्ट करते हैं जो कि फैमिली की हिस्ट्री में पाए जाते हैं। जैसे हो सकता है कि डिसऑर्डर कैरेक्टर बाइज ए टेंडेंसी टू बी ए हाइपर एलर्जिक या थायरॉइडाइटिस एंड विटिलिगो। जो हमारा हाइपर एलर्जिक है अभी हमने देखा वो भी एलोपेशिया को अफेक्ट करता है, जो कि फैमिली मेम्बर या फिर किसी से भी पेशेंट्स को आ सकता है या बच्चों में भी स्प्रेड हो सकता है। थायरोडाइटिस जो हमारा थायराइड ग्लैंड का जो इन्फ्लामेशंस है वो भी आगे चल के या फिर उसकी एक स्टेज के बाद वो भी जो हमारा जो हार्मोनल इम्बेलेंस है उसको भी इम्बेलेंस कर देता है, जो हार्मोन्स को डिस्टर्ब करने के बाद एलोपेशिया भी क्रिएट हो सकता है। तो ये एक हार्मोनल कॉजेज़ भी हो सकता है एलोपेशिया का। देन उसके बाद विटिलिगो भी आप सब लोग जानते हैं कि विटिलिगो जो होती है वो स्किन स्पॉट का भी एक डिसऑर्डर है, जिसमें हमने देखा है कि विटिलिगो के साथ साथ जिस एरिया पे अगर विटिलिगो है पेशेंट को तो उस एरिया पे भी एलोपेशिया हो सकता है, जो भी वो भी एक स्किन का एक डिसऑर्डर भी माना गया है। तो डिस्क्राइब व्हाट मेनी पीपल थिंक देयर इज़ अ वेरी लिटिल साइंटिफिक एविडेंस टू सपोर्ट द व्यू ऑफ एलोपेशिया एरेटा कॉज्ड बाय स्ट्रेस। देन उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है, इम्पोर्टेंट जो कॉजेज़ है उसमें हमने देखा कि तो स्ट्रेस में भी आल्सो अफेक्ट टू द एलोपेशिया, ठीक है। तो हमारा जो स्ट्रेस लेवल है, जो हमारा डेली का रूटीन है या हमारा बिजी शेड्यूल्स हो सकता है या फैमिली या इमोशनल जो भी हमारा स्ट्रेस है हम वो भी एलोपेशिया को अफेक्ट कर सकता है। तो स्ट्रेस इज़ आल्सो कॉज ऑफ एलोपेशिया, ठीक है। एक्सट्रीम कॉजेज ऑफ स्ट्रेस कुड पोटेंशियली ट्रिगर द कंडीशन बट मोस्ट रिसेंट रिसर्च पॉइंट्स टुवर्ड ए जेनेटिक कॉजेज़, ठीक है। तो मोस्टली ये जो फैक्टर्स है ये हमने देखे, पर इसका जो साइंटिफिकली जो रिसर्च है वो कहती है कि जेनेटिक कॉज भी एक मेन या इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है इसके स्प्रेड होने में। देन वी विल डिस्कस अबाउट दी पैथोफिजियोलॉजी।
So you can see these pictures of pathophysiology. So this is the inflammations of skins, ठीक है, एलोपेसिया. सो यू कैन दिस द पिक्चर. सो हम बात करें पैथोफिजियोलॉजी की कि किस तरह से एलोपेसिया जो है वो स्टेज बाय स्टेज बढ़ता है. तो उसमें हम अगर बात करें कि फर्स्टली अगर देखें हम कि स्टेज का, तो एनी इन्फ्लामेशंस, ठीक है, एन इन्फ्लामेशन कॉस्ट एलोपेसिया, ठीक है. तो इन्फ्लामेशंस हो सकता है किसी भी टाइप का, या फिर किसी डर्मेटाइटिस भी हो सकता है, स्किन का कोई एलर्जिक हो सकता है. इन्फ्लामेशन जो है वो पहली स्टेज हो सकता है. उसके बाद ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ठीक है. तो हमने स्ट्रेस के बारे में भी कॉजेज़ में देखा हमने मेनली कि स्ट्रेस या फिर इन्फ्लामेशन दोनों भी हो सकते हैं, वो जो पहली स्टेज हो सकता है. देन उसके बाद एक्शंस ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन का देखा हमने. थायराइड के बारे में भी कॉजेज़ में हमने देखा कि थायराइड भी एक इटियोलॉजिकल फैक्टर है, कहीं ना कहीं इम्बेलेंस ऑफ थायराइड स्टिमुलेशन का भी, जो भी एलोपेसिया को कॉज कर सकता है. एक्शंस ऑफ हार्मोन्स. देन उसके बाद माइक्रोबियल इन्फेक्शन, एनी टाइप्स ऑफ माइक्रोबियल इन्फेक्शंस जो कि बैक्टीरिया से होता है. अगर बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रोबियल एजेंट से अगर वो स्किन के ऊपर या जो हेयर वाली जो जगह है हमारी, उस जगह पर जो भी पार्ट है उस पर अगर वो अटैक करता है या फिर इन्फेक्शन कॉज करता है, तो वो एलोपेसिया भी कॉज कर सकता है. आप पैथोफिजियोलॉजी में आप पिक्चर को देख सकते हैं. देन उसके बाद अदर हेयर लॉस इंक्लूडिंग फैक्टर्स, अदर हेयर लॉस इंक्लूडिंग फैक्टर लाइक केमिकल एजेंट्स हो सकता है, इन्वायरमेंट्स हो सकता है, और पॉल्यूशन से हो सकता है. जेनेटिक फैक्टर्स में भी ऑल्सो कॉज द एलोपेसिया. तो ये सब जो फैक्टर्स हैं हमारे जो डेली लाइफ रूटीन का है, या फिर इंडस्ट्रियल, या फिर हमारा ऑक्यूपेशनल जो हमारा इन्वायरमेंट है, वो भी सब चीज़ें वो एलोपेसिया को कॉज कर सकता है. देन नेक्स्ट वन है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी. सो आप देखेंगे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है लाइक विटामिन ई, जो कि हमारा विटामिन माना जाता है. विटामिन ई जो कि हमारे हेयर ग्रोथ के लिए माना जाता है, या स्किन के लिए जो हेल्पफुल है, जो बेनिफिशियल है. अगर उन चीज़ों की, और अदर विटामिन्स जो होते हैं अगर उनका, या हमारा ओमेगा 3 फैटी एसिड है, लाइक ये जो माइनर एलिमेंट्स होते हैं सारे, अगर इनमें जो भी डेफिशिएंसी अगर है, तो वो भी बाल्डनेस या एलोपेसिया अरेटा को कॉज कर सकती है. तो दिस ऑल आर द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ यू कैन सी. सो फर्स्ट वन इज़ इन्फ्लामेशंस, देन उसके बाद ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, देन उसके बाद एक्शंस ऑफ हार्मोनल, देन उसके बाद है माइक्रोबियल एजेंट्स, देन उसके बाद अदर हेयर लॉस इंक्लूडिंग फैक्टर हमने देखा. इंडस्ट्रियल देखा हमने, उसमें डेली हमारा इन्वायरमेंट देखा, काम करने का, ऑक्यूपेशनल देखा हमने, कोई केमिकल्स एजेंट्स देखा उसमें. देन उसके बाद देखा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी. So we have completed the pathophysiology of the alopecia. So next one we will discuss about the clinical manifestation. Clinical manifestations mean the sign and symptoms which is appear in the patients of alopecia. So you can see this slide. So पहला clinical manifestation या sign and symptoms है, pinpoints dents appear, then white spot and lines appear, then nails become a rough, nails lose their shine, nails become thin and split. then उसके बाद है additional clinical sign and including exclamation mark hair. This occur when few spot hair that the narrowing at their bottom and grow in a around the edge of bald spot. Cadaver hair, this is a where hairs break before reaching the skin surface. With hair this may be white. then उसके बाद है white hair, ठीक है. white hair में है this may grow in area affected by hair loss. so हम देखेंगे पिन पॉइंट. सबके पहले देखेंगे हम पिन पॉइंट्स डेंट्स अपीयर. आपको स्केल्प है या फिर हेयर वाला जो एरिया, उसमें आपको पिन पॉइंट्स डेंट्स देखने को मिलेगा, जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है एलोपेसिया का. देन उसके बाद है वाइट स्पॉट एंड लाइंस अपीयर. देन उसमें आप देखेंगे जो एलोपेसिया का जो पार्ट है, जो पार्ट में एलोपेसिया हुआ है डेवलप, उसमें हम देखेंगे कि वाइट स्पॉट हो जाते हैं जो स्किन में आपको देखने को मिलते हैं, और लाइंस अपीयर, और वाइट स्पॉट के साथ आपको लाइन भी देखने को मिलती है, ठीक है. उसमें हम उसके बाद हम पेशेंट्स का अगर देखेंगे नेल बिकम्स रफ.
तो जो नेल्स हैं हमारे वो कैसे हो जाते हैं, रफली हो जाते हैं, वो हमें एलोपेसिया में देखने को मिलेगा। देन उसके बाद नेल्स लॉस देयर शाइन, उसके बाद जो हमारे नेल है वो चमकीले नहीं होते हैं, उनमें शाइनिंग नहीं रहती है, वो रफ हो जाते हैं या फिर डार्क बोले तो डार्क साइड या फिर फेड होने लगते हैं। जो नेल का कलर है वो भी चेंज मिलेगा हमको एलोपेसिया में। एंड उसके बाद नेल बिकम थिन एंड स्प्लिट्स, तो क्या है कि हमारा जो नेल है वो थिन हो जाएगा, ठीक है, वो नॉर्मल शेप में या नॉर्मल साइन जो नॉर्मल उसका जो कलर है वो नेल में हमको देखने को नहीं मिलेगा। जो एबनॉर्मलिटी है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वो मोस्टली हम नेल्स को देखकर पेशेंट का देख सकते हैं, अगर कोई पेशेंट एलोपेसिया से सफ़र कर रहा है तो। ये एडिशनल क्लिनिकल साइंस की हम बात करें तो एक्सक्लेमेशन मार्क हेयर, सो आपने देखा होगा कि दिस occurs when short hairs that get narrower at their bottom and grow in the around the एज ऑफ बाल्ड स्पॉट, ठीक है। तो एक एज के पहले या फिर एक बाल्डनेस का जो एज का पहले हमको देखने को मिलेगा। अगर इन बात करें हम कि इन द चिल्ड्रंस एज, तो जो चाइल्ड ग्रुप है उसमें हम देखेंगे अगर उसमें हमको कहीं ना कहीं बाल्डनेस या स्पॉट, जैसे कि हमने अभी पिक्चर में बताया आपको, बैक होके हमने सबके पहले देखा ये। सो एस यू कैन सी दिस पिक्चर, सो मैनी स्पॉट्स ऑफ एलोपेसिया। सो अगर जेनेटिक हम बात करें या फिर हम बात करें कि किस एज फैक्टर के पहले अगर इस टाइप का बाल्डनेस अगर है तो वो भी हम एलोपेसिया को क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में आता है, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। देन उसके बाद है कैडेवर हेयर्स, तो दिस इज़ वेयर हेयर ब्रेक बिफोर रीचिंग द स्किन सरफेस, ठीक है। तो हमारा जो कैडेवर हेयर्स जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है उसमें क्या होता है कि जो हेयर हैं वो पहले ही ब्रेक हो जाते हैं स्किन सरफेस के पहुंचने के पहले, तो उसके कारण भी एलोपेसिया होता है। या एलोपेसिया ऐसी जगहों पर देखने को मिलता है जो कि एक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है कैडेवर हेयर्स। देन उसके बाद वाइट हेयर, तो वाइट हेयर्स हमने देखा है मोस्टली कि वो एज फैक्टर में होता है, एक ओल्ड एज में होता है, लेकिन इन केस ऑफ चाइल्ड एज अगर पेशेंट्स को अगर आपको वाइट हेयर देखने को मिलता है या हेयर का पिगमेंट जो कलर चेंज मिलता है तो वो भी एक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो सकता है बाल्डनेस का या एलोपेसिया एरेटा का। सो गाइस क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। देन उसके बाद है क्या फिजिकल एग्जामिनेशन भी पेशेंट का कर सकते हैं पेशेंट को, और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के साथ आपको पेशेंट्स का फैमिली हिस्ट्री या फिर आपको पूरा हिस्ट्री या फिर फैमिली हिस्ट्री के बाद आपको मदर फादर का जो भी जेनेटिक हिस्ट्री है वो भी पेशेंट का लेना है। तो हमने इन पॉइंट पे बात कर ली। पिन ऑफ पॉइंट डेंट्स अपीयर, वाइट स्पॉट्स एंड लाइंस अपीयर, नेल्स बिकम रफ, नेल्स लॉस देयर साइन, नेल्स बिकम थिन एंड स्प्लिट। एडिशनल क्लिनिकल साइंस हमने बात कर चुके हैं, कैडेवर हेयर्स, देन वाइट हेयर्स। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। सो हाउ टू डायग्नोस द एलोपेसिया, तो हम उसमें बात करेंगे कि हम एलोपेसिया जो बीमारी है, एलोपेसिया जो डिसीज़ है, हम उसको डायग्नोस कैसे कर सकते हैं या रोल आउट या फाइंड आउट हम कैसे करेंगे। तो हम देखेंगे कि सबके पहले एलोपेसिया रेटा जो है उसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन या हाउ टू डायग्नोस द एलोपेसिया, सो वी विल डिस्कस इन दिस स्लाइड। सो एलोपेसिया अरेटा इज़ यूजुअली डायग्नोस्ड बेस्ड ऑन क्लिनिकल फीचर्स, ठीक है। तो क्लिनिकल फीचर्स के हिसाब से या क्लिनिकल फीचर्स के बेस पे हम डायग्नोस कर लेंगे एलोपेसिया अरेटा को। फिर उसके बाद पढ़ेंगे कि ट्राइकोस्कोपी में एड इन इस्टेब्लिशिंग द डायग्नोसिस इन द एलोपेसिया अरेटा। ट्राइकोस्कोपी शो रेगुलरली डिस्टर्बेड येलो डॉट्स, हाइपर कैरोटिक प्लग्स, स्मॉल एक्समेशन मार्क हेयर एंड ब्लैक डॉट्स। सो ब्लैक डॉट्स में देखेंगे डिस्ट्रॉय हेयर इन द हेयर फॉलिकल्स ओपनिंग। देन उसके बाद ऑफ्टन टाइम हाउएवर डिस्क्राइब एरिया ऑफ हेयर लॉस सराउंडेड बाय एक्सक्लेमेशन मार्क हेयर इन सफिशेंट फॉर क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ एलोपेसिया अरेटा। समटाइम्स reddening of the skin. Erythema may also be present in the balding area. A biopsy is rarely needed to make the diagnosis of aid in the management of alopecia areata. Histological find may be include peribular lymphocytic infiltration resembling so warm is the
In peribular lymphatic infiltration resembling a swarm of bees, a shift in the Enagans to tolerance ratio toward tolerance and dilated follicles. Then influable other helpful finding can include pigment containance in the hair lumps and follicle still. Then occasionally in inactive alopecia areata no inflammatory infiltration and found. सो हम देखेंगे कि एलोपेसिया एरेटा इज़ अ यूजुअली डायग्नोसिस बेस्ड ऑन द क्लिनिकल फीचर्स। हम देख रहे हैं कि क्लिनिकल फीचर्स है उसके बेस पे हम एलोपेसिया एरेटा है जिसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसको हम रोल आउट कर सकते हैं। तो उसमें हमने एक स्कोपी है जो एक प्रोसीजर है उसको देखा है कि ट्राइकोस्कोपी जो है, तो ट्राइकोस्कोपी में एड इन इस्टेब्लिशिंग द डायग्नोसिस इन एलोपेसिया एरेटा। तो मोस्टली तो हम ट्राइकोस्कोपी करके देखेंगे पेशेंट को, उसके क्लिनिकल फीचर्स या उसके साइन एंड सिम्टम्स के बेस पे हम ट्राइकोस्कोपी में देख लेंगे। अगर पेशेंट को एलोपेसिया है तो उसमें हम रोल आउट कर सकते हैं। ट्राइकोस्कोपी शो रेगुलरली डिस्टर्बड येलो डॉट्स, ठीक है। तो जो ट्राइकोस्कोपी है वो क्या है कि येलो डॉट जो है उसको डिस्टर्बेंस करेगी। सो हाइपर कैरोटिक प्लक्स, जो कि हाइपर कैरोटिक प्लक्स है हमारा, ठीक है, जो येलो डॉट्स हैं, स्मॉल एक्सोनेशन मार्क हेयर्स एंड ब्लैक डॉट्स, ठीक है। और जो ब्लैक डॉट्स है उनको क्या है डिस्ट्रॉय हेयर इन द हेयर फॉलिकल ओपनिंग, ठीक है। तो जो फॉलिकल का जो ओपनिंग है उसको भी डिस्ट्रॉय करेगी। तो हमारा जो ट्राइकोस्कोपी है वो भी हमको हेल्पफुल है डायग्नोसिस ऑफ द एलोपेसिया में। और ऑफ्टन टाइम्स हाउएवर डिस्क्रीट area of hair loss surrounded by the examinations mark hair insufficient for clinical diagnosis for alopecia areata, ठीक है। सो समटाइम्स हम क्या है, हम पेशेंट्स को चेक करके या पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करके या हम देख सकते हैं उसका कि जो उसका सराउंडेड एरिया उसमें लॉस ऑफ हेयर है क्या, हम खुद अपने आप से भी पेशेंट को कभी कभी डायग्नोस्टिस इवेलुएट कर सकते हैं बिना ट्राइकोस्कोपी के। ये तो सेकेंडरी है। देन उसके बाद है कि समटाइम्स रेडनिंग ऑफ द स्किन। हम देखते हैं कि पेशेंट्स में हम जब फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट का, उसमें हम देखेंगे कि जो एरिया है उसमें क्या है रेडनिंग हमको मिलेगा, जो हमको स्किन का कलर है वो रेड मिलेगा। देन उसके बाद एरेथमिया इज़ द जनरल टर्म कंडीशंस इन द स्किन्स। सो आप देखेंगे कि आपको एरेथमिया जो है टर्म वो आपको देखने को वहाँ पे मिलेगा कि पेशेंट्स को स्किन में रेडनेस होने के साथ साथ एरेथमिया भी हो सकता है। और उसके साथ हो सकता है कि इन चीज़ों के साथ साथ जो वहाँ का जो एरिया है, जो भी स्पॉट है, जो भी जितना एरिया एलोपेसिया हो उसमें बाइल्डनेस आपको देखने को मिलेगा, तो आपको हेयर लॉस भी पूरा देखने को मिलेगा। तो इन तरीक़ों से या इन कारण से हम पेशेंट का डायग्नोस कर सकते हैं। देन उसके बाद एक रियरली जो है जो प्रोसीजर हमारे पास लास्ट वन जो है, ए बायोप्सी इज़ रियरली नीडेड टू मेक द डायग्नोसिस फॉर एड इन द मैनेजमेंट ऑफ एलोपेसिया एरेटा, हिस्टोलॉजिकल फाइंड में भी इंक्लूड, ठीक है। तो हम हैं कि अगर हम रोल आउट नहीं कर पा रहे हैं पेशेंट को, तो उसके बाद हम जो बायोप्सी होती है, हम जो जिस एरिया को हमने फिजिकल एग्जामिनेशन में मार्क किया है एलोपेसिया के लिए, या फिर हम जिसको हमको रिस्क फैक्टर उसका लग रहा है कि इस चीज़ का रिस्क है, तो हम उस जगह से बायोप्सी या टुकड़ा स्किन का लेके हम उसको लेबोरेटरी या आउटसोर्स लेबोरेटरी जहाँ भी हमारे पास अवेलेबल है उसमें हम उसका स्किन का बायोप्सी कराएंगे। देन उसके बाद हमको उसमें रोल आउट करने में हेल्प होगी। हम वो डायरेक्टली हम रूल आउट कर सकते हैं स्किन का कट करके वहाँ पे बायोप्सी का जो प्रोसीजर है वो करके। देन उसके बाद हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग में भी इंक्लूड, तो जो हिस्टोपैथोलॉजी है हम उसमें भी कल्चर करवा सकते हैं पेशेंट का या मरीज़ का, जो भी पार्ट ऑफ जो अफेक्टेड है, जो पार्ट में इन्फेक्शन है पेशेंट को, उसमें हम कंफर्म करने के लिए भी हम डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन करा सकते हैं, बायोप्सी भी करवा सकते हैं हम पेशेंट का, एंड हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग में भी इंक्लूडेड। तो हमने देखा कि ट्राइकोस्कोपी और उसके बाद बायोप्सी, देन उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशंस, देन उसके बाद हिस्ट्री, देन उसके बाद फैमिली हिस्ट्री जो भी है, देन जेनेटिक जो हिस्ट्री है, सब हम पेशेंट का लेके हम रोल आउट कर सकते हैं, डायग्नोस्टिक इवेलुएट पेशेंट का कर सकते हैं। सो डायग्नोस्टिक इवेलुएशन ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द इन मेडिकल मैनेजमेंट में हम देखेंगे फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है। सो देयर इज़ द नो नीड फॉर सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ द एलोपेसिया। सो वी कैन मैनेज द
एलोपेसिया बाई फार्मा एंड देन उसके बाद हम उसको मेडिकल मैनेजमेंट से भी उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें या कुछ ड्रग्स का हम यूज़ करेंगे। सो मेडिकल मैनेजमेंट में हम बात करें कि मिनोक्सिडिल। So minoxidil has a OTC availability, and while it's commonly used, it is not FDA approved for alopecia areata. Before applying it is areas such as the scalp, eyebrow and beard. So you should speak with a healthcare professional. There is only evidence that is useful for people with limited alopecia areata. Trusted source. It generally takes about 4 to 6 months or longer to see results. सो हमने मिनोक्सिडिल देखा। देन उसके बाद है एंथ्रेलिन्स जो है वो ड्रेथो स्कैल्प के नाम से भी आता है। एंथ्रेलिन इज ए ड्रग दैट इरिटेट्स द स्किन टू स्पोर हेयर रीग्रोथ। देन उसके बाद थर्ड वन जो ड्रग है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्रीम्स सच एज द क्लोबिडाजोल फोम लोशंस एंड ऑइंटमेंट्स आर टफ टू वर्क टू डिक्रीज इन्फ्लामेशन इन हेयर टू फॉलिकल्स। देन उसके बाद है टॉपिकल इम्यूनोथेरेपी। देन हम अगर बात करें कि मेडिकल मैनेजमेंट के बाद एक थेरेपी भी है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। टॉपिकल इम्यूनोथेरेपी इज ए टेक्निक्स इन विच ए केमिकल लाइक डी Kypron in applied to the skin spark an allergic rashes. The rash which resembles poisons oak may be included in a hair growth within 6 months. However, tough repeat treatment may be necessary is not a ordinary and done definitely. ठीक है। सो हम देखेंगे, सबके पहले हमने बात की थी मिनोक्सिडिल। तो मिनोक्सिडिल में देखेंगे मिनोक्सिडिल रोगेन हैज़ ए OTC अवेलेबिलिटी। जो मिनोक्सिडिल है हम उसमें देखेंगे रोगेन होता है, उसमें OTC का अवेलेबिलिटी रहता है। एंड वाइल इट्स कॉमनली यूज्ड इट इज़ नॉट ए FDA अप्रूव्ड फॉर ए एलोपेसिया अरेटा। जो हम इसको अगर बात करें तो जो मिनोक्सिडिल जो ड्रग है जो हम मेडिकल मैनेजमेंट में बात करें एलोपेसिया की, कि वो एक FDA अप्रूवल या फिर इतना रिलायबल ड्रग माना नहीं गया है। मेडिकल मैनेजमेंट में इंक्लूडेड है बट FDA का अप्रूवल उसे नहीं मिला है। तो दिस इज़ विदाउट FDA अप्रूवल ड्रग which is used in the treatment of the alopecia. So then उसके बाद before applying it is areas such as the scalp, eyebrow and beard. हमको अगर इसको beard पे यूज़ कर रहे हैं या फिर scalp पे यूज़ कर रहे हैं तो हमको उसके पहले you should speak with a health care professional। ठीक है। तो हमको हमारे फिजिशियंस या डर्मेटोलॉजिस्ट जो भी हमको मिनोक्सिडिल जो सजेस्ट किया है उसके बाद उसको हमको पेशेंट को या फिर हमको बता के ही या उनके अंडर या उनकी गाइडेंस में इसका यूज़ करना है। देन उसके बाद है देर ओनली एविडेंस दैट इज द यूजफुल द पीपल विद द लिमिटेड एलोपेसिया अरेटा ट्रस्टेड सोर्स। इट जनरली टेक्स अबाउट 4 to 6 months और लॉन्गर टू सी द रिजल्ट। ठीक है। तो कई पेशेंट्स या पीपल्स में देखा गया है कि जो मिनोक्सिडिल है वो डेफिनेटली इतना काम नहीं करता है, पर इसका रिजल्ट जो है वो लॉन्ग टर्म है। देन उसके बाद आफ्टर लॉन्ग टर्म मतलब 4 to 6 मंथ के बाद आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं। सो मिनोक्सिडिल इज़ कम्प्लीटेड। देन नेक्स्ट वन ड्रग इज एंथ्रेनिलिन। एंथ्रेनिलिन इज़ द ड्रेथो स्कैल्प। ठीक है। एंथ्रेनिलिन हम यूज़ करते हैं। ड्रेथो स्कैल्प इज़ ए ड्रग दैट इरिटेट द स्किन टू स्पूअर हेयर रीग्रोथ। जो एंथ्रेनिलिन है वो जो है कि हमारे जो स्कैल्प है उसको क्या है इरिटेट करके जो हमारा जो स्किन का जो सरफेस है उस पर रीग्रोथ करता है। हेयर का रीग्रोथ करने के लिए हम एंथ्रेनिलिन का यूज़ भी करते हैं। सो 2 ड्रग हमने देखी जो कि मिनोक्सिडिल और एंथ्रेनिलिन। थर्ड वन ड्रग हम देखेंगे, थर्ड वन कैटेगरी में हम देखेंगे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। जो स्टेरॉइड्स क्रीम्स हैं लाइक सच एज क्लोबिडाजोल फोम लोशन एंड ऑइंटमेंट। सो स्टेरॉइड्स की भी हेल्प हमको लेना पड़ेगी मेडिकल मैनेजमेंट में। जो हमारे स्टेरॉइड रहते हैं वो हमको एक्स्ट्रा एफर्ट्स या फिर जहाँ हम स्किन पे यूज़ कर रहे हैं एलोपैथिक जो हमारा जो एरिया है हम उस पर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें उसका फोम हो सकता है, लोशन हो सकता है और ऑइंटमेंट है जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड का जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है जो भी उसका फॉर्म है हम उसको यूज़ करके मेडिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं एलोपेसिया का। टॉपिकली इम्यूनोथेरेपी हमने एक टेक्निक्स का यूज़ किया है जो केमिकल एजेंट्स हैं जिसमें हमने थेरेपी के द्वारा भी हम मेडिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है। देन उसके बाद हमने देखा कि मेडिकल मैनेजमेंट में मिनोक्सिडिल, एंथ्रेनिलिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड और टॉपिकली। सो मेडिकल मैनेजमेंट इज़ कम्प्लीटेड।
सो हमने अब एलोपेशिया में हमने जो जो कंटेंट देखे हम उसको एक बार रिवाइज करेंगे। सो हमने फर्स्ट वन देखा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमने एलोपेशिया के बारे में बात की। देन हमने उसका डेफिनेशन, साइंटिफिकली डेफिनेशंस का वी हैव कंप्लीटेड द साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ द एलोपेशिया। देन उसके बाद हमने पिक्चर्स देखा, जो वाइट स्पॉट्स है, जो भी कॉइन्स टाइप का जो स्पॉट है वो भी एलोपेशिया में होता है रेयरली। देन उसके बाद हमने बात किया टाइप्स ऑफ एलोपेशिया, 4 टाइप्स हमने एलोपेशिया के कंप्लीट किए। देन उसके बाद कॉजेज़, हमने ऑल कॉजेज़ देखे एलोपेशिया में। देन उसके बाद पैथोफिजियोलॉजी। देन उसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन वी हैव कंप्लीटेड। देन उसके बाद डायग्नोसिस इवैल्यूएशन। सो वी हैव कंप्लीटेड टू हाउ टू डायग्नोस द एलोपेशिया इन द पेशेंट्स। सो देन उसके बाद मेडिकल मैनेजमेंट। सो एलोपेशिया जो एलोपेशिया इज कंप्लीटेड। सो थैंक यू to everyone.